हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। स्टूडेंट, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ओम्स लॉ फ्रॉम स्टैंडर्ड 12 से। ओके, अभी तक हम लोग डिस्कस किए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जहां पर हम लोग ये देखें कि चार्ज के बारे में जो हम लोग पढ़े कि वो सारे स्टैटिक कंडीशन में थे, रेस्ट कंडीशन में थे, और हम लोगों ने उनके बीच का फोर्स जाना कि दोनों के बीच में कौन सा कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है कूलम्स लॉ के थ्रू, लॉ दिया गया उसमें। फिर हम लोगों ने उनके फील्ड के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में जाना। अब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर चार्ज रेस्ट कंडीशन में नहीं है, क्या होगा अगर कोई चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, मींस अगर वो मूव कर रहा होगा। ओके, सो इस चैप्टर में अगर हम लोग देखें तो डिस्कस करेंगे हाउ द चार्जेस विच आर इन मोशन कंस्टिट्यूएट द करंट। मींस चार्ज के मोशन, चार्ज जब मोशन में रहेगा तो हम लोग करंट किसे बोलेंगे। हाउ करंट इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, करंट का यूज क्या है, हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट लॉज विच गवर्न द इलेक्ट्रिक करंट्स, अब इसमें कौन कौन से लॉ दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग। सो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो हम लोग अगर किसी कंडक्टर को लेते हैं, कंडक्टर वो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होगा। ओके, तो इनिशियली क्या होता है कि सारे जितने भी बॉडीज हैं कंडक्टर के, सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे, उसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं आपस में कंडक्टर में, इनसाइड द कंडक्टर। ओके, बट ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लग रहा होगा, जिस वजह से हम लोग बोलते हैं कि बॉडी उस कंडक्टर के अंदर ही मूव कर रहा होगा। मींस इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर में ही मूव करते हैं, ठीक है, बाहर नहीं आते, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ मूव करता है, तो उसमें हम लोग को उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट अगर हम लोग बोले कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो भी इस कंडक्टर में है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के हम लोग अगर कंडक्टर के एंड्स में अगर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हैं, हम लोगों ने कहा ना कि चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, तो वो पोटेंशियल अगर हम लोग यहां पर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। सो पॉजिटिव क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और नेगेटिव इसे रिपेल करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अब पहले के टाइम में ये माना जाता था, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं किया था उससे पहले, कि पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा को एक पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज वो मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर बोलिए, या फिर पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल बोलिए। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को ही मूव करता है, जिसे नाम दिया गया कन्वेंशनल करंट। ओके, क्या नाम दिया गया, कन्वेंशनल करंट। और बट अभी हम लोग ये जाने कि अगर पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मींस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। और पॉजिटिव टू नेगेटिव हम लोग रखते हैं, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, जो पॉजिटिव से नेगेटिव एक अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ना। चार्ज पार्टिकल के बीच में हम लोग दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। सो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, उस डायरेक्शन में हम लोगों ने करंट को माना कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। कैसे, सो बोला गया कि जो फील्ड क्रिएट हुआ उससे सारे चार्ज पार्टिकल्स मींस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और वो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग QE। ठीक है, F इक्वल टू QE फोर्स लग रहा होगा, और उसी फोर्स से ये सारे मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं।
तो इसमें जो चार्ज का जो फ्लो है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल क्या रोल प्ले करता है, पोटेंशियल रोल प्ले करता है कि अगर हम लोग एक किसी पाइप को आप ले लो, ठीक है, और दोनों के एंड पॉइंट पे प्रेशर हम लोग अगर क्रिएट करते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग एक प्रेशर क्रिएट करें कि हाँ यहाँ पर प्रेशर P1 है और यहाँ पर प्रेस पॉइंट पे प्रेशर P2 है, और हम लोगों ने कहा कि P1 इज ग्रेटर देन P2 और इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड फिल है। अगर आप P1 पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा करते हो, P1 पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा करते हो, तो क्या होगा, सारे के सारे लिक्विड जो इसके अंदर है वो बाहर आउट होंगे P2 से। क्यों? क्योंकि P2 पॉइंट पे प्रेशर कम है। सो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ सारे चार्ज आपका सॉरी जो लिक्विड पाइप के अंदर है वो सारे मूव करना आउट कर देंगे लोअर प्रेशर की तरफ। सेम इसी तरह क्या होता है जब आप पोटेंशियल प्रोवाइड करते हो ना कंडक्टर में, सो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच में जब ऐसा सिचुएशन आता है तो करंट जो है वो, उसे हम लोगों ने कहा कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक है, सो अगर हम लोग करंट में, तो करंट किसे बोला गया, इलेक्ट्रिक करंट बोला गया कि द रेट ऑफ, करंट किसे बोला गया है, बोला गया है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये तो हम लोग जाने कि पोटेंशियल प्रोवाइड करने से एंड पॉइंट पे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यानी कि चार्ज जो मूव कर रहा है, उसको अगर हम लोग टाइम से कंपेयर करते हैं कि काफी फास्ट रन कर रहा है, चार्ज का फ्लो काफी फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, उस क्वांटिटी को यहां पर बोला गया इलेक्ट्रिक करंट। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम लोग बोले कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आउट हो रहा है किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, है ना, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर आ रहा है और इसे आउट होने में टाइम टी लग रहा होगा, तो इसमें टोटल करंट क्यू बाई टी हो जाएगा। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग स्मॉल अमाउंट में अगर बोलते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अगर आउट हो रहा होगा, मान लीजिए डेल्टा क्यू अगर आ रहा होगा, जिसे हम लोग इंस्टेंटेनियस बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में अगर हम लोग देखते हैं तो काफी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पास करेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एवरेज करंट हम लोग बोलेंगे। ठीक है, टोटल चार्ज फ्लो इन टोटल टाइम टेकन, अमाउंट ऑफ क्यू चार्ज फ्लो इन टी टाइम इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस में अगर हम लोग बात करें तो ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हो जाता है। ठीक है, या फिर हम लोग बोले तो ये डी क्यू बाई डी टी भी बोल सकते हो आप। सो अगर हम लोग चार्ज फाइंड करने बोला जाए तो ये आई डी टी का इंटीग्रेशन हो जाता है, यानी कि Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। यहां से एक और ये एक रिलेशन भी हमें फाइंड आउट हो जाता है। बेसिकली आई इंस्टेंट का फॉर्मूला आपका हो गया डी क्यू बाई डी टी, और एवरेज के लिए हम लोग बोलेंगे क्यू बाई टी। तो इससे अगर हम लोग यूनिट की बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, यूनिट, यूनिट तो करंट के लिए यूनिट की बात करें तो चार्ज होता है, और चार्ज का यूनिट कूलम है, कूलम बाई सेकेंड। सो कूलम पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ चार्ज। और एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट हम लोग बोलते हैं क्या हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग, और ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर कोई पूछे क्यों भाई ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो हम लोग बोलेंगे बिकॉज इट डज नॉट फॉलो, रीजन क्या है, इट डज नॉट does not follow any law of
एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का जो लॉ ऑफ एडिशन स्टैंडर्ड 11 में आप लोग पढ़े होंगे, क्या क्या लॉ है, तो ट्रायंगल लॉ हो गया, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, पॉलीगन लॉ हो गया। तो ये सब वेक्टर एडिशन के जो लॉ है उसको ये फॉलो नहीं करता है करंट, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी नहीं माना गया। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रिक करंट के बाद अगर हम लोग देखें, सो इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, देखो होता क्या है इनिशियली, अगर हम लोग जैसा कि हम लोग बोल रहे थे कि कंडक्टर जब हम लोग लेते हैं तो कंडक्टर के पास अपने जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, बट उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर हम लोग बोले फोर्स वहां नहीं लग रहा होता है जिससे ये कंडक्टर से बाहर आ सके। ओके, एट नॉर्मल कंडीशन ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर ही रन करते रहते हैं, बट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो सारे पार्ट चार्ज जो है वो नॉर्मल स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ रन कर रहे होंगे। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हो, मीन्स आप अगर यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज रखते हो, पोटेंशियल डिफरेंस रखते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा क्रिएट हो जाता है। और जब फील्ड जहां क्रिएट हो गया वहां याद रखना फोर्स आ जाएगा, दैट इज क्यूई। ठीक है, अगर कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हम लोग बोलेंगे फोर्स फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और यहां से हम लोग को अगर बोला जाए कि इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज एफ इक्वल्स टू एम ए और ए इज इक्वल्स टू ई बाई एम इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस होते हैं कंडक्टर के केस में। नेक्स्ट हम लोग देखें ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में फ्लो तो कर रहा होगा बट वो स्ट्रेट कभी नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन ऐसा सोचोगे आप कि स्ट्रेट चला गया कंडक्टर में और क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस करके स्ट्रेट निकल गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐसा होता है? क्योंकि कंडक्टर में सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो रास्ते बहुत सारी भीड़ है और उसमें आप दौड़ के सीधे स्ट्रेट निकलना चाहते हो, या फिर बोलोगे आपकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और हम लोग गाड़ी से लेकर के स्ट्रेट हम निकल जाए स्ट्रेट फास्ट स्पीड में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या होगा? कॉलिजन होना चालू हो जाएगा, टकराना चालू हो जाएगा। तो सेम इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स जब रन करना चालू करता है कंडक्टर में, कंडक्टर के सरफेस पे रन करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इनसाइड तो रन कर ही नहीं पाता है क्योंकि अंदर और स्पेस की कमी हो जाती है। सो सरफेस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कॉलिजन होते हुए जाते हैं इस तरह से जिगजैग होते हुए, बट हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट पार्ट देखते हैं कि ये कितना अमाउंट डिस्प्लेस हो रहा है। समझे? dx ले लेते हैं मान लो। सो इस डिस्प्लेसमेंट पे हम लोग टाइम dt लग रहा होगा, मान लो एक इस छोटा एग्जांपल लेते हैं, इस वेलोसिटी अगर हम लोग निकालते हैं, इसी को बोला गया ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट नहीं जाकर के ड्रिफ्ट कर रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां से देखें तो एक एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ले लेते हैं। सो अगर कोई कंडक्टर मूव कर रहा होगा, टोटल लेंथ L ले लेते हैं और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया को A ले लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इनिशियली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर वो हमारा रन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो इनिशियली हम लोग पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं किए थे तो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी 0। अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज लिया जाता है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, वीडी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे वीडी। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी इनका, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी ले ले तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाके कोलाइड करेगा, कोलाइड करने में कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, फिर वहां से फिर वो रन करेगा, तो फिर दूसरे एटम से कोलाइड किया, मूव कर रहा है बट कॉलिजन होते हुए, जिसमें वो कोलाइड करते समय कुछ अमाउंट ऑफ टाइम कंसिडर कर लेता है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पर u 0 हो जाता है, और चार्ज जो मूव कर रहा है तो उसके पास एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, अभी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्व टू क्यू ई, ये हम लोग एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अगर टोटल चार्ज लेते हैं तो ये Q हो जाता है, क्यू ई बाई एम, मास ऑफ चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, और सभी इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज, एक यू एवरेज हम लोग बोले तो सभी इनिशियली रेस्ट पे होते हैं तो 0 मानते हैं। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में। अब ए एक्सेलरेशन लगेगा तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी। सो वी अगर हम लोग बोले सभी का फाइनल वेलोसिटी है तो वो वी का फॉर्मूला क्या होगा, तो v इज इक्व टू यू प्लस ए टी हम लोग लेते हैं। तो अगर हम लोग इंडिविजुअल सिंगल एक्सेलरेशन तो सभी के लिए सेम है, टाइम भी सभी के लिए हम लोग एक ओवरऑल एक रिलैक्सेशन टाइम ले लेते हैं, तो यू वी इक्व टू यू प्लस ए टी करते हैं, तो v2 सेकेंड के लिए हो जाता है ए टी। तो सभी को ऐड किया जाए इस तरह से तो v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 प्लस vn इज इक्व टू u1 प्लस u2 प्लस un, ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ, प्लस ए टी, तो ये n टाइम्स हो जाता है। ठीक है, सो यहां पर ये एवरेज वेलोसिटी को हम लोग देखें तो ये हमारा बन जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये इनिशियल 0 हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ एक्सेलरेशन यहाँ पर काम कर रहा होता है। एक्सेलरेशन हो गया हमारा क्यू ई बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम टी। ओके, सो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया, जो यहाँ पर हम लोग इसे ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी बोला जाता है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, जो वी डी इज इक्व टू ई क्यू ई बाई एम इंटू टाइम टी। ये जो वेलोसिटी है इसको हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करते हैं, मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करें, यहाँ तो ओवरऑल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, पर यूनिट लेते हैं तो ये हमारा मोबिलिटी बनता है। सो अगर हम लोग पुट करें तो क्यू ई बाई एम इंटू ई आ जाएगा, टाइम तो यहाँ है ही तो ई ई कैंसिल आउट। सो मोबिलिटी यही हमारा म्यू बनता है, जिसे हम लोग मोबिलिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखो लिखा गया है म्यू इज इक्वल टू ई टी बाई एम। ई यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को ले लिया जा रहा है, अगर हम लोग टोटल चार्ज ले तो हम क्यू बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा ये क्यू इंटू टी बाई एम। ओके, और ये आपका रिलेशन है करंट, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन है उसके बिहाफ में लिखा गया, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वी डी इज इक्व टू
I बाई ए एन ई होता है, ठीक। जहां पर पुट करते हैं अगर हम लोग वैल्यू, तो I बाई ए एन ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है मोबिलिटी के लिए, है ना। क्या हो जाएगा, तो वी डी बाई ई हो जाएगा, है ना। तो वी डी बाई ई से हमारा फॉर्मूला बन जाता है I बाई ए एन ई, जिसको हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। और ये इसके एसआई यूनिट हम लोग बोले तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड हो जाएगा, और प्रैक्टिकल यूनिट इज सेंटीमीटर, सॉरी कूलम मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है कि जो कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जहां से सारे चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं, सो वो करंट पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, जिसे हम लोग बोले जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, जहां से हम लोग देखें तो जे इंटू ए हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, वेयर जे इज करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी को भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, सो आई इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया, बोल सकते हो आप, ठीक है। तो करंट डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो गया करंट डेंसिटी का कूलम का हो गया एम्पेयर, या फिर करंट का हो गया एम्पेयर, तो या चार्ज का हम लोग लेते हैं तो कूलम पर सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया कूलम पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और अगर देखें तो ये एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर हो गया करंट डेंसिटी का। किसका यूनिट की बात की हम लोग, करंट डेंसिटी के लिए, ठीक है। चलिए डायमेंशन भी निकाल सकते हो आप, है ना, प्रैक्टिस कर लेना डायमेंशन निकालने का, कोई बड़ी बहुत बड़ी चीज नहीं है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, देखो होता क्या है कि करंट बोला गया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के लिए, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं, इट इज डी क्यू बाई डी टी या फिर क्यू बाई टी, ओके। अब किसी कंडक्टर को अगर हम लोग लेते हैं तो उस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो अगर हम लोग मान ले लेट n is the number of electrons, number of electrons पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं, क्योंकि बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्ट्रीब्यूट है वो वॉल्यूमेट्रिक नहीं है, सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है। तो यहां पर यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस कंडक्टर में, अगर हम लोग स्मॉल एन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। सो अगर हम लोग वॉल्यूम देखें तो इसका टोटल लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ। सो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा वॉल्यूम है उसको हम लोग एरिया इंटू लेंथ बोल सकते हैं। सो तो अब इस कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना होगा, सो कंडक्टर में टोटल चार्ज क्या बोलेंगे इसे, टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर बोले जाए, तो ये हो गया Q इज इक्व टू एन ई बोला जाता है, तो एन ई ए एल बोलेंगे, ठीक है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तो ये टोटल चार्ज हो गया। अब
इन इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग टाइम देखें, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अगर ये मूव करता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, हम लोग के अकॉर्डिंग बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है। अब एवरेज वेलोसिटी हम लोग लेते हैं तो कोई चार्ज अगर एक कंडक्टर से पास कर रहा है, कंप्लीट कंडक्टर से, तो टोटल डिस्टेंस वो एल डिस्टेंस कवर करता है, उसमें टाइम इसे लग रहा होगा टी, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, ठीक है। तो यहां से टाइम अगर हम लोग देखें तो क्या बन जाता है, टाइम इज इक्वल टू लेंथ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब करंट की क्या डेफिनेशन है, करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मान लीजिए टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज NEAL, जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो अगर फ्लो कर रहा है और जिसमें टाइम टी लग रहा होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अगर रन कर रहा है तो इसका वैल्यू आ गया एल बाई वी डी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो गया। सो एल एल कैंसिल आउट, देयरफॉर आई इज इक्वल टू NEAVD इज इक्वल टू NEAVD। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन VD के फॉर्म में अगर देखें, मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म की वैल्यू करंट के फॉर्म में, तो I बाई ANE हो जाता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, और करंट का वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में देखें तो NEAVD हो जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ काफी फेमस है, जो आप लोग स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, क्या बोला गया कि अगर हम लोग किसी कंडक्टर में अगर हम लोग पोटेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ, पोटेंशियल अगर इस तरह का सर्किट अरेंज करते हैं जहां पे एक कंडक्टर ए बी हमारा एक कंडक्टर हो गया और इसके अक्रॉस में हम लोग V अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, तो जो इसमें करंट जो फ्लो कर रहा होगा वो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, VAB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बट यहां पर एक कंडीशन ये बोला जाता है कि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा, आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना होगा, आपको स्ट्रेन को कांस्टेंट रखना होगा। मींस अगर आप बॉडी हिट हो जाए, उसका लेंथ इंक्रीज एक्सपेंड करने लगा, सो ये सारी चीजों को हम लोगों को कांस्टेंट रखना पड़ता है। टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट कंडक्टर पे होता है। तो अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो I इज इक्वल टू V बाई आर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो करंट है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जहां प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो ये R आ जाएगा। सो I इंटू आर, वेयर R इज व्हाट, R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। R क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है, एक तरह का रेजिस्टेंस नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहां पर अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कोई भी कंडक्टर अपना पोजीशन, प्लेस बोलिए या स्टेट बोलिए, ये चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में रन नहीं करना चाहता, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हुआ, फील्ड क्रिएट हुआ, फील्ड से क्या हुआ, फोर्स वहां पर जनरेट प्रोड्यूस हुआ। अब फोर्स क्या कर रहा है, उसे रन करा रहा है, तो हम लोग एक एफर्ट लगा रहे हैं, वो अपने से नहीं कर रहा है, तो मींस वो अपने से कंडक्ट मींस रन करना नहीं चाहता, जिस वजह से ये कंडक्टर रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज को फ्लो होने ना दे, जितने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि वो रोक के रखे। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोला गया कि ये एक रेजिस्ट करने का नेचर शो कर रहा है, इसीलिए इसका नाम रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं इसे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो
कंडक्टर का अपना एक प्रॉपर्टी है, बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होता है ये, ठीक है। और इसीलिए इसकी यूनिट जो दिया गया SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट इज ओम, सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम्म और अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ओम्स लॉ को, तो ग्राफ किसके किसके बीच में हम लोग ड्रॉ करते हैं? ओम्स के अकॉर्डिंग बोला गया कि अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर आप पोटेंशियल को डबल करोगे तो करंट भी डबल होगा। पोटेंशियल को अगर आप 3 टाइम्स डिक्रीज करते हो, मीन्स V/3 करते हो, तो करंट भी हमारा I/3 यानी कि ये भी 3 टाइम्स रिड्यूस कर जाता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो उस केस में हम लोग ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन शो करता है इस तरह का, किसके किसके बीच में? तो VI ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस करंट के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन तो है, बट ये स्ट्रेट लाइन समथिंग एंगल बना करके चल रहा होता है। अगर हमारे पास 3 डिफरेंट कंडक्टर है, कंडक्टर A, कंडक्टर B और कंडक्टर C, सभी में हम लोग करंट पोटेंशियल प्रोवाइड करके करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो उस केस में सभी डिफरेंट कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, उसमें करंट और पोटेंशियल का वेरिएशन डिफरेंट होगा, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जरूर होगा, ठीक है। सो अगर हम लोग देखते हैं कि ये I वाले एक्सिस के साथ θ1 एंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ θ2 और यहाँ पर θ3, तो आप देखोगे कि अगर हम लोग यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी पॉइंट को लेकर के, सो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये θ1 के लिए, सो हमारा tan θ1 जो होता है वो परपेंडिकुलर यानी कि यहां से यहां तक का कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल होगा, और ये करंट एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये यहां से यहां तक की वैल्यू कुछ अमाउंट ऑफ करंट होगी, यानी कि V/I, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये V/I हो गया, जहां पर θ1 एंगल हो गया इस स्ट्रेट लाइन का, VI ग्राफ का। तो V/I आप देखोगे तो वो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट R के इक्वल, यानी कि ये जो इस ग्राफ का और इस tan थीटा को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। tan थीटा क्या है? यहाँ पर स्लोप है, ठीक है। मैथ्स के कॉन्सेप्ट से हम लोग बात कर रहे हैं। सो स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, क्या देगा ये? हमें रेजिस्टेंस देगा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू R। अब यहां पर हम लोग देखें कि जिसका एंगल ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग tan थीटा का वैल्यू भी ज्यादा होगा। tan थीटा का वैल्यू एंगल के रेस्पेक्ट में इंक्रीज करता है 0 to 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, और पॉजिटिव होगा। तो यहां पर अगर पूछ दिया जाए कि A, B और C ये तीनों में से किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो जिसकी स्लोप सबसे ज्यादा होगी, जिसकी स्लोप सबसे ज्यादा होगी θ3 कंडक्टर C का, उसका यहां पर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये है हमारा ओम्स लॉ। याद रखिएगा, जहां पर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब देखो, हम लोग ये चेक करते हैं कि जो लॉ बनाया गया क्या वो हर जगह वैलिड हो रहा है, यानी किन किन चीजों पे वैलिड हो रहा है, नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग बोला गया कि इट इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, ये फंडामेंटल लॉ नहीं माना गया। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ को बोला जाता है कि आप कोई भी बॉडी जिसके पास मास है, और बिना मास का कोई बॉडी हो नहीं सकता, तो सारे बॉडीज एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, बट ये वीक फोर्स है, इसीलिए हमें हैवी मासेस बॉडी का इंपैक्ट दिखता है, लाइटर मासेस बॉडी का इंपैक्ट नहीं दिखता ग्रेविटेशनल फोर्स में, ठीक है।
बट ओम्स लॉ एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही वैलिड हो जाता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, बट ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में होगा, हमेशा नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि इनफैक्ट इट इज अ कॉमनली फाउंड प्रॉपर्टी ऑफ मैनी सब्सटेंसेस अंडर सुटेबल कंडीशंस। एक पर्टिकुलर सुटेबल कंडीशन होगा तभी ये वैलिड होगा। ठीक है, अ नॉन लीनियर रिलेशन बिटवीन वी आई एंड आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। मींस वैसा कंडक्टर जो वी आई ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग उस पर ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के, स्ट्रेट लाइन ना होकर के अगर वो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन से कर्व हो गया, इस तरह से मान लीजिए, या कहीं भी आप बोलोगे कि हाँ ये कर्व हो जा रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक पॉइंट पे आके कर्व हो गया। सो जहां ये कर्व हो गया तो ये हो गया नॉन ओमिक कंडक्टर, जो कि सारे कंडक्टर्स के बीच में, किसी भी कंडक्टर में हम लोग बोले तो नहीं होता, एक पर्टिकुलर कंडीशन में वो नॉन ओमिक हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू V बाई आई, बट ये कंडक्टर का अपना प्रॉपर्टी है। सो तो ये कंडक्टर पे भी, कंडक्टर की भी कुछ क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा होगा। सो हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है और उसका टोटल लेंथ L और उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया का। कंबाइन किया जाए तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो फिर एक न्यू चीज यहां पर आ जाता है, रो, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यही रो को यहां पर बोला गया है, रेजिस्टिविटी बोला जा रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है? अब यहाँ पर रेजिस्टिविटी इस कंडक्टर का, आप मटेरियल का बोलिए या कंडक्टर या सब्सटेंस बोलिए, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आ जाता है, आर ए बाई एल। ठीक है, यूनिट अगर हम लोग रेजिस्टिविटी का देखें, यूनिट, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का ओम, मीटर बाई मीटर स्क्वायर पर लेंथ का मीटर लेते हैं तो ओम मीटर हो जाता है। ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, तो ये था रेजिस्टेंस। अब इन रेजिस्टेंस का अगर हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो कंडक्टेंस बनता है। ठीक है, कंडक्टेंस जो होता है इसे हम लोग G से रिप्रेजेंट करें, सो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल सिंपल हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो G इज इक्वल टू 1/R, और R की वैल्यू अगर हम लोग देखें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो V/R इक्वल टू V/I, देन G इज इक्वल टू I/V। ओके, और रेजिस्टेंस के फॉर्मूला से देखें तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, रो एल बाई ए, तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, ए बाई रो एल हो जाएगा। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करें तो सेम जैसे रेजिस्टिविटी के, रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल किए तो हम लोग को कंडक्टेंस मिलता है, उसी तरह रेजिस्टेंस का अगर हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें रेजिस्टिविटी मिलता है, जिससे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रो इज इक्वल टू, क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर ए। तो जैसे कि यहाँ पर 1/रो है, सो हमारा G इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एल। ओके, तो ये हो गया GL/A। और रेजिस्टेंस के फॉर्म में कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग देखें, सो रो इज इक्वल टू RA/L, L/RA हो जाएगा, G का वैल्यू 1/R पुट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला है रिगार्डिंग कंडक्टिविटी का। ठीक है,
यूनिट डायमेंशन भी आप लोग निकाल सकते हो। मे बी अभी फॉर्मेट आपका स्टैंडर्ड 12 का एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो आप डायमेंशन निकाल लेना, वो भी आपका मे बी पूछा जा सकता बोर्ड्स के स्टूडेंट को। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। जैसे हम लोग बात किए कि यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस का डिपेंडिंग फैक्टर्स देखते हैं तो ये लेंथ पे डिपेंड करता है। क्या? रेजिस्टेंस का डिपेंडिंग फैक्टर्स। देखें कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का बात कर रहा हूं मैं, तो रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ पे किस तरीके से? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। सेकेंड हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है किस तरीके से? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाएगा। थर्ड बोला गया है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं कि ये टाइप्स ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हो, मटेरियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, जहां जो रेजिस्टिविटी इस चीज को शो करता है, ठीक है। अब इसमें टेम्परेचर की बात आ रही है तो हम लोग टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड है। सो हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कोई एक कंडक्टर है जिसका इनिशियल टेम्परेचर T1 ले लेते हैं, मान लो 0 डिग्री, मान लिए हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस R है, इनिशियल R0, इनिशियल रेजिस्टेंस। अब हम लोग जब टेम्परेचर राइज करते हैं, सो टेम्परेचर राइज करने से बॉडी का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। टेम्परेचर राइज करने से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रजिस्टर, तो टेम्परेचर अगर आप राइज करते हो तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। सो T इज इक्वल टू हम लोग T डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। T डिग्री सेल्सियस में जब उसका रेजिस्टेंस आया तो आर टी ले लिया गया, रेजिस्टेंस है T डिग्री सेल्सियस। सो बोला गया कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है डेल्टा आर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनिशियल रेजिस्टेंस का, और चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर का। सो इसलिए ये बोला गया डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमारा बन जाता है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा बोला गया इट इज कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला गया। आर इज डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अब डेल्टा आर क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कैसे है? फाइनल टेम्परेचर रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस माइनस इनिशियल रजिस्टर इज इक्वल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, यानी कि T2 माइनस T1 करेंगे हम लोग, है ना। सो रेजिस्टेंस एट T इज इक्वल टू आर नॉट को अगर हम लोग उधर भेजते हैं राइट साइड, सो आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी, डेल्टा टी में T माइनस 0 करेंगे तो T आएगा, ठीक है। सेकेंड टेम्परेचर हम लोग T डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं, या फिर T माइनस 0 बोल सकते हो। सो क्या आया हमारा? आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग डेल्टा टी रख सकते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे इस तरह से डिपेंड करेगा। अब देखो आप यहाँ पे जैसे जैसे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, इसका मतलब कि आप जितना रेजिस्टेंस में चेंज टेम्परेचर में वेरिएशन करोगे, इंक्रीज करोगे,
तो चेंज इन रजिस्टर जो होगा वो भी इंक्रीज करना चालू कर देगा। ठीक है, सेम चीज इफेक्ट देता है रेजिस्टिविटी में। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी भी अगर हम लोग देखें तो इस तरह से होता है, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रो नॉट 0 डिग्री पे 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट हो जाता है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इट्स रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय हैज अ वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस। एलॉय का आपका रेजिस्टिविटी काफी कम टेम्परेचर पे राइज होना स्टार्ट हो जाता है। रेजिस्टिविटी सॉरी काफी इज हैज अ वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस, मींस टेम्परेचर पे बहुत कम डिपेंड करता है, मींस ज्यादा वेरिएशन करोगे फिर भी वेरिएशन स्ट्रेट लाइन का हो रहा है, यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो तो। ठीक है, केल्विन में यहाँ टेम्परेचर लिया जा रहा। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें टेम्परेचर राइज करने से कंडक्टिव रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज होना चालू हो जाता है और काफी फास्ट डिक्रीज होता है। ओके, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी हो गया हमारा। अब है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कंबाइन किया गया। तो देखो कंडक्टर है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं जितना भी इक्विपमेंट्स हम लोग लेते हैं, बल्ब हुआ, फैन हुआ, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, जितनी भी इक्विपमेंट्स हम लोग लेते हैं सभी कंडक्टर, कंडक्टर अगर है वो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, मीन्स उस बॉडी के पास रेजिस्टेंस है। तो अब उस सारे डिवाइसेस को हम लोग कनेक्ट जब करते हैं तो उसे कनेक्ट करने का प्रोसेस है कि आप कितने वे से उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला हम लोग बोलते हैं कि सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग अगर कुछ बल्ब्स को इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं एक के बाद एक, फर्स्ट का पॉजिटिव एक टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव होता है, सेकंड का पॉजिटिव फर्स्ट वाले के नेगेटिव से कनेक्ट किए, फिर इस सेकंड के नेगेटिव को थर्ड वाले के पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव से, फिर इसे एक सेल से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, जहां पर एक की दे दिया जाए। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या है कि करंट इसमें फ्लो करेगा और सारे बल्ब में फ्लो करके स्ट्रेटली पाथ पे सर्किट को कंप्लीट करता। इसी चीज को हम लोग सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें बोला गया कि इस बल्ब का अपना एक रेजिस्टेंस है R1, सेकेंड का होगा R2 और थर्ड का भी होगा R3, और इसे हम लोगों ने कनेक्ट किया एक सेल से इस तरीके से, V पोटेंशियल पॉजिटिव में, मींस फर्स्ट रेजिस्टेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, सेकंड का पॉजिटिव और नेगेटिव, थर्ड का पॉजिटिव और नेगेटिव। सो सीरीज कॉम्बिनेशन कब बोलते हैं? जब फर्स्ट वाले का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा सेकंड वाले के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जो हमारा फ्लो कर रहा होगा वो सभी में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जाता है। ठीक है, बट अब ओम्स लॉ बोलता है कि किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास हो रहा है तो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल होगा। सो R1 से अगर करंट पास हो रहा है तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल होगा, दैट इज V1। सेम V2 से भी पास हो रहा होगा, सॉरी R2 से V2 ले लेते हैं और R3 से V3 ले लिए। तो सभी रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट्स पे एक एक पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है, और वो सारा पोटेंशियल जो प्रोवाइड हुआ यहाँ पे V1, V2, V3 जो देख रहे हो वो कहां से आ रहा है, तो वो हमारा नेट पोटेंशियल से आ रहा है जो हम सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, सेल से, बैटरी से। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V टोटल सर्किट के लिए पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, तो टोटल सर्किट में करंट जो फ्लो कर रहा है, सेल से जो आपका करंट आउट हो रहा है, सो I, तो ओम्स लॉ अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो V इज इक्वल टू IR, मींस टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, यानी टोटल रेजिस्टेंस। सो V1 हो गया IR1 प्लस V2 हो गया I, करंट जा रहा है, V इक्वल टू I अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो कर रहा है सभी में,
सो करंट तो सेम है बट पोटेंशियल डिफरेंट है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये पॉइंट वाली बात हो जाती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है बट पोटेंशियल सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस में डिफरेंट हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भले सेम हो सकता है। ठीक है, सो IR2 प्लस IR3, जहां पर I अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है, दिस इज IR इक्विवेलेंट। सो आई कैंसिल, सो हमारा नेट टोटल रेजिस्टेंस जो आया R इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इट इज डायरेक्टली सिंपली सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, सो हमारा टोटल रेजिस्टेंस हम लोग अगर निकाला जाए तो सिंपली सभी को ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये हुआ हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। नोट करने वाला पॉइंट क्या था? नोट करने वाला पॉइंट ये है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स। ठीक है, सेकेंड हम लोग देखें तो पोटेंशियल is different across end of each register। सारे सिंगल रजिस्टर्स के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो एक बल्ब यहां हम लोग लिए, एक और बल्ब इस तरह से कनेक्ट किए, एक और बल्ब इस तरह से कनेक्ट। सो सारे बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ ज्वाइन करते हैं, सारे बल्ब का नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ ज्वाइन करते हैं और इसे फिर हम लोग एक सेल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बीच में की दे दिया जाए। अब जब करंट V पोटेंशियल जो प्रोवाइड किए वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है सभी के पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। ठीक है, अगर हम लोग पॉइंट्स देख लें तो एक पॉइंट हमारा यहां पर आ जाता है A और एक पॉइंट आ जाता है B। सो A और B में फर्स्ट बल्ब का B1 का देखें तो ये डायरेक्ट कनेक्ट है सेल से इस तरीके से, जो पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा। B2 सेकेंड बल्ब का देखें तो ये भी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है इसी से, है ना, सेल पे जाके। थर्ड की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं A और B से जाके ज्वाइंट है और ये फिर डायरेक्ट करंट से ज्वाइन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस, अब इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का हम लोग बात करें तो ये दो पॉइंट जो हमारा आया A और B, दोनों पॉइंट के बीच में जितने भी कंडक्टर्स बोलिए या फिर रजिस्टर्स बोलिए अगर कनेक्ट है तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो एक नोट करने वाला पॉइंट ये आता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज potential difference is same across all ends of the register। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा अक्रॉस ऑल एंड्स ऑफ द रजिस्टर्स। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम लोग सीरीज में देखते हैं, सॉरी पैरेलल में, सो
सर्किट डायग्राम में देखें तो यहाँ पर R1 हो गया, ये R2 हो गया, 2 रजिस्टर, और ये थर्ड हो गया हमारा R3, सभी को कनेक्ट किए एक सेल से, है ना। तो फिर ये क्या बन गया हमारा, एक सर्किट डायग्राम हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सो यहाँ पर अब क्या होगा कि जो करंट हमारा फ्लो होगा वो करंट आई यहाँ पर जा करके 3 ब्रांचेस उसे दिखते हैं, तो सभी में करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सीरीज में क्या हो रहा था, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। सो नोट करने वाला पॉइंट एक यहाँ पर और हो जाता है कि करंट is different across all registers। सभी रजिस्टर्स जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सभी के अकॉर्डिंग करंट डिफरेंट होगा। सो ये जो करंट डिफरेंट हो रहा है आई, यही तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो बोला कि आई इज इक्वल टू V बाई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर। तो टोटल पोटेंशियल तो नेट पोटेंशियल V है, और टोटल ओवरऑल करंट है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का हम लोग लेते हैं, तो ये V बाई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। और ये I जो है वो R1 से जा रहा है, और R1 के अक्रॉस से पोटेंशियल V है, सो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो यहाँ पे V बाई R1 लेंगे। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू V बाई, सेम पोटेंशियल है तो V ही लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और रेजिस्टेंस R2, सो V बाई R2 प्लस V बाई R3 हो गया। जहां V को कॉमन ले तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हो गया रेसिप्रोकल सम, हो जाता है सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल सम हो गया टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का, ठीक है। तो ये होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये 2 पॉइंट भी माइंड में रखना है हमें, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें। सो आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। आगे फर्दर टॉपिक्स को लेकर के इसी चैप्टर्स के रिलेटेड, ओके, थैंक यू।